प्रश्नावली 3.2 के तीसरे का ये चौथा प्रश्न है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है? कहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर किराया लिया जाता है। मतलब कि नियत भाड़ा तो फिक्स है, उस नियत भाड़ा के अलावा आप जितना एक्स्ट्रा चलेंगे उसका भाड़ा अलग से लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये चिरैयाकूट है, चिरैयाकूट यहां से जो वाराणसी है, चिरैयाकूट से वाराणसी तक का मान लीजिए कि जो फिक्स भाड़ा है वो 100 रुपये है। मान लीजिए कि चिरैयाकूट से वाराणसी तक का जो भाड़ा देना होता है वो 100 रुपये है। तो ये नियत भाड़ा है, ये लोगों ने फिक्स कर दिया कि इतना आपको देना होगा। अब अगर आप वाराणसी से भी आगे जाना चाहते हैं, थोड़ा उसके 10 किलोमीटर अंदर जाना चाहते हैं, तो आपको 10 किलोमीटर का भाड़ा अलग से देना होगा। अब वहाँ का जो ड्राइवर होगा वो 1 किलोमीटर का कितना रुपए ले रहा है ये उसके पे डिपेंडेंट करेगा। तो क्या हमें प्रश्न में नियत भाड़ा पता है? नहीं पता है। साफ साफ कहा है क्वेश्चन में कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो नियत भाड़ा हमें नहीं पता है, तो लिखेंगे माना नियत भाड़ा x है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, क्या हमें ये पता है कि 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना देना है? नहीं। तो जो चीज नहीं पता होती है उसे ही तो x या y माना जाता है। तो यहां लिखेंगे तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। अब हम लोग अपने प्रश्न पे आते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित करते हैं मतलब इंक्लूड करते हैं। तो जब नियत भाड़े में अतिरिक्त भाड़े को सम्मिलित करेंगे तो वो भाड़ा आपस में जुड़ेगा, क्योंकि जब एक चीज में कोई दूसरी चीज सम्मिलित की जाती है तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो कह रहा है नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो नियत भाड़ा क्या है? x। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए दे रहा है।
तो सिर्फ 10 किलोमीटर का 105 रुपए नहीं दे रहा है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब नियत भाड़ा तो ये तय किया है, चिरैयाकोट से वाराणसी तक गया होगा, उसके बाद 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है, तो नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा दोनों को मिलाकर 105 रुपए दे रहा है। क्योंकि प्रश्न के ऊपरी लाइन में कह दिया है नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। तो नियत भाड़ा ये, और अतिरिक्त दूरी के लिए 1 किलोमीटर का भाड़ा वाई है, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा? 10 वाई हो जाएगा। और नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा को सम्मिलित किया जाता है, तो कुल मिला के वो 105 रुपए दे रहा है। कैसे मालूम चला? नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा को सम्मिलित करना है, तो नियत भाड़ा हमने लिख लिया और चली गई दूरी पर भाड़ा हमने लिख लिया, दोनों को सम्मिलित कर लिया, 105 रुपए दिया है। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ये समीकरण 1 बन चुका है। आगे प्रश्न में कहिए तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि 15 किलोमीटर का 155 रुपए है, तो यहीं से डायरेक्ट 1 किलोमीटर का निकाल लें, 155/15। ये गलत हो जाएगा। ये गलत इसलिए होगा क्योंकि प्रश्न के ऊपरी लाइन में कह दिया है कि नियत भाड़ा भी क्या है, इसमें सम्मिलित है। ये 155 रुपए जो दे रहा है, ये सिर्फ 15 किलोमीटर का नहीं दे रहा है, ये नियत भाड़े को भी मिला के दे रहा है। ये बात शुरू में ही प्रश्न में कह दिया कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो नियत भाड़ा क्या है? x। अतिरिक्त कितना दूरी तय किया है? 15 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का y भाड़ा है, तो 15 किलोमीटर का 15 y। इन दोनों को सम्मिलित करने पर, मिलाने पर वो 155 रुपए दे रहा है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपके पास 2 समीकरण बन चुके हैं, तो आप बहुत आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आइए प्रतिस्थापन विधि से इसे हम लोग हल करते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? ये है x + 10y बराबर 105। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। x बराबर 105 बराबर के उधर जाके -10y हो जाएगा। ठीक है। अब इस x के मान को आपने कहाँ से निकाला है? समीकरण 1 से। तो समीकरण 2 में इसको रखेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि का नियम है, शुरुआत में जब मान निकालते हैं तो जिस समीकरण से मान निकालते हैं उस समीकरण में नहीं रखते हैं। क्योंकि अभी ये जो x का मान है ये चर से स्वतंत्र नहीं है, इसमें चर लगा हुआ है। ठीक है। तो लिखेंगे x का मान, या मैं इसे बगल में सॉल्व कर देता हूं, नीचे स्पेस कम है। तो x का मान हमने क्या निकाला? 105 - 10y। अब लिखेंगे x का मान
समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? ये है x प्लस 15y बराबर 155। अब ध्यान दीजिएगा, x के जगह हमें क्या रखना है? 105 माइनस 10y रखना है। तो जहां x लिखा है वहां लिखेंगे 105 माइनस 10y। अब चूंकि x के गुणांक में कुछ है नहीं, अगर x के गुणांक में कुछ होता तो इसमें गुणा करता, तो यहाँ कोष्टक लगाना जरूरी हो जाता। अभी आप कोष्टक लगा भी सकते हैं और कोष्टक नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ x में गुणा करने वाला कुछ नहीं है। प्लस 15y बराबर 155। तो ध्यान दीजिएगा, 105, 15 में से 10 जाएगा, 5y बचेगा। चूंकि 15 बड़ा है और 15 के आगे प्लस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ भी प्लस लगेगा, बराबर 155। तो यहाँ से 5y बराबर क्या हो जाएगा? 155 बराबर के इधर प्लस 105, उधर जाएगा तो माइनस 105 हो जाएगा। y बराबर 5 में से 5 गया 0, ये 5 में से 0 गया 5 और ये 1 में से 1 गया, खत्म। 5 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। 5 एकम 5, 5 दहा 50। y का मान 10 आ चुका है। अब y का मान अगर आप दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में रख देंगे तो आपका x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है x प्लस 10y बराबर 105। x प्लस 10, इन दोनों के बीच गुणे का चिन्ह। y का मान कितना आया है? y का मान 10 है, तो y के जगह 10 रख देंगे, बराबर 105। तो x प्लस 10 दहम्मा 100 बराबर 105। x बराबर 100, ये 105 है, बराबर के इधर प्लस में 100, उधर जाएगा तो माइनस में 100। x बराबर 5 आ जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा। अब यहाँ बगल में चालू करते हैं। ध्यान दीजिए, फाइनली हमें x का मान कितना मिला? 5, और y का मान कितना मिला? 10। अब क्वेश्चन में आगे पढ़िए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा तो कर रहा है, लेकिन प्रश्न के शुरुआत में ही कह दिया है कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा लिया जाएगा। तो व्यक्ति ने नियत भाड़ा तो तय किया ही होगा, तो नियत भाड़ा हमने क्या माना है? x माना। इस व्यक्ति ने नियत भाड़ा तय किया और उसके अलावा 25 किलोमीटर अलग से दूरी तय किया है। 25 किलोमीटर दूरी अलग से तय किया है। तो अगर 1 किलोमीटर को हमने y माना है, तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 25y। x प्लस 25y।
मतलब नियत भाड़ा तो उसने तय किया है और साथ में 25 किलोमीटर अलग से दूरी तय किया है। तो 1 किलोमीटर की दूरी हमने y माना है, तो 25 किलोमीटर की दूरी 25y हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो वो सिर्फ 25 किलोमीटर दूरी नहीं तय कर रहा है, नियत दूरी तय किया है, उसके बाद 25 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। ये बात हमें कैसे मालूम चली? प्रश्न में शुरू में ही कहा है कि व्यक्ति नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो हमने इंक्लूड कर लिया। इसका कै रुपया देना होगा, x और y का मान रख दीजिए, अपने आप रुपया निकल के आ जाएगा कि कितना देना होगा। नियत भाड़े के अलावा 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए कितना पैसा देना होगा, कितना रुपया देना होगा, निकल के आ जाएगा। x का मान 5, x का मान 5 प्लस 25, इन दोनों के बीच गुणे का चिन्ह है, y का मान 10, तो 5 प्लस 25 दहम्मा 250, 250 में 5 जोड़ेंगे तो 255 आ जाएगा। 255 रुपए उस व्यक्ति को देना होगा। मतलब जब तक प्रश्न में आप नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा नहीं निकाल पाएंगे, तब तक आप टोटल भाड़ा नहीं निकाल पाएंगे। तो पहला उद्देश्य था हमारा नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़े का मान निकालना, जिसको हमने x और y माना, और फिर हमने टोटल भाड़ा निकाल दिया कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर सिर्फ 25 किलोमीटर बोला है तो आपने x को क्यों शामिल किया? क्योंकि प्रश्न में शुरू में ही बोला है कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, इसीलिए हमने यहाँ x को शामिल किया है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 3.2 का ये तीसरे का 5वां प्रश्न है। तीसरे का 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन हम लोग हल कर लिए। अब ये 5वां प्रश्न हल कर रहे हैं, तो ध्यान से सभी लोग प्रश्न को पढ़ेंगे कि प्रश्न में क्या कह रहा है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको ये पता है कि पहली कंडीशन में भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ा जा रहा है, दूसरी कंडीशन में भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जा रहा है। लेकिन क्या आपको भिन्न का अंश पता है? क्या आपको भिन्न का हर पता है? अगर आपको भिन्न का अंश पता होता और भिन्न का हर पता होता तो हर एक मान को आप निकाल लेते। तो जो चीज नहीं पता होती है उसे ही तो x या y माना जाता है और उसकी वैल्यू निकाला जाता है। तो चूंकि इस प्रश्न में हमें ना तो भिन्न का अंश पता है और ना ही भिन्न का हर पता है, इसलिए हम भिन्न के अंश को x मान लेंगे और भिन्न के हर को y मान लेंगे। तो लिखेंगे माना भिन्न का अंश
यक्स तथा भिन्न का हर y। ठीक है। अब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार अब प्रश्न में क्या कहा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर, तो अंश को हमने यक्स माना है और हर को हमने y माना है। तो यक्स अपान y ये हो गई हमारी भिन्न, अंश यक्स है और हर y है। अब प्रश्न में क्या कहा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है, तो वह 9/11 हो जाती है। मतलब जब भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ा जाता है तो वो भिन्न 9/11 हो जा रही है। अब यहां से हम समीकरण बना लेंगे। अब जब ऐसे बराबर दिखता है तो इसमें तिर्यक गुणा किया जाता है, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, यही इसका नियम है। तो जब 11 का गुणा इसमें करेंगे तो डायरेक्ट 11 का गुणा 2 में नहीं होगा, एक बार 11 का गुणा x में होगा और एक बार 11 का गुणा 2 में होगा। 11 का x में गुणा करेंगे 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर y का गुणा 9 में करेंगे तो 9y प्लस 2 9 18। अब चर संख्याओं को एक तरफ और अचर संख्याओं को एक तरफ, 11x बराबर के उधर प्लस 9y, इधर आके माइनस 9y हो जाएगा। ये 18 यहीं के यहीं है, बराबर के इधर प्लस 22, उधर जाकर माइनस 22 हो जाएगा। तो 11x माइनस 9y बराबर 22 में से 18 जाएगा, 4 बचेगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि 22 के आगे माइनस का चिन्ह है और 22 बड़ी संख्या है, तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है। अब देखिए प्रश्न में आगे क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में, ये रहा अंश ये रहा हर, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में भी 3 जोड़ना है और हर में भी 3 जोड़ना है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। हमें ये बात पता थी कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा लॉजिक अंश और हर पे डिपेंड करता है, इसीलिए हमने अंश और हर को यक्स और वाई मान लिया, क्योंकि जो चीज नहीं पता होती है उसे ही यक्स या वाई माना जाता है। अब ध्यान दीजिए, फिर से वही नियम, तिर्यक गुणा करना होगा। एक बार 6 का गुणा x में होगा तो 6x प्लस 6 3 18 बराबर y का गुणा 5 में होगा, 5y प्लस 3 5 15, क्योंकि नियम है प्रत्येक पद से प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। अब चर संख्याओं को एक तरफ और अचर संख्याओं को एक तरफ भेज दीजिए। बराबर के उधर प्लस 5y, इधर आएगा तो माइनस 5y बराबर, ये 15 है, 15 यहीं पे है, बराबर के इधर प्लस 15, उधर जाएगा तो ये बराबर के इधर प्लस 18,
उधर जाएगा तो -18 हो जाएगा। तो 6x - 5y बराबर 18 में से 15 जाएगा -3। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमारे पास दो समीकरण बन चुके हैं। ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। आइए इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। तो मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं। समीकरण 1 क्या है? यह है 11x - 9y बराबर -4। समीकरण 2 क्या है? 6x - 5y बराबर -3। ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, क्योंकि प्रश्न में बोला है, सबसे पहले वाले प्रश्न में ही बोल दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखेंगे। समीकरण 1 से आप समीकरण 2 से भी मान निकाल सकते हैं, तब भी सेम आंसर आएगा। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? यह है 11x - 9y बराबर -4। यहां से चलिए मान निकालिए। तो यहां से x बराबर -4 बराबर के इधर -9y, उधर जाएगा तो +9y। अब यहां देखिए 11x बचा है ना, 11x बराबर -4, ये उधर गया तो +9y। ये 11 इसमें क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। तो अगर ये बराबर के उधर जाएगा तो ये भाग करेगा। हमने एक स्टेप छोटा कर दिया। अब x का मान आपने कहां से निकाला है? समीकरण 1 से। तो अब समीकरण 2 में इसको रखा जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि का नियम है कि शुरुआत में जिस समीकरण से मान निकालते हैं उस समीकरण में मान नहीं रखते हैं, बल्कि अगले वाले समीकरण में मान रखा जाता है। तो समीकरण 1 से मान निकाले हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है? 6x - 5y बराबर -3। 6 इन दोनों के बीच गुणे का चिन्ह है। बस x का मान रख दीजिए। x का मान कितना है? -4 + 9y बटे 11 है। तो -4 + 9y बटे 11 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज। -5y है, -5y लिख दीजिए बराबर -3। अब आप केयर कर रहे होंगे कि हमने कुछ किया नहीं है, हमने तो बस x का मान रख दिया है। x का मान रख दिया, बाकी समीकरण सेम टू सेम हमने लिख दिया है। अब नियम क्या कहता है? ये गुणा और एक बार इसी का इसमें गुणा। तो 6 चौको 24 माइनस लगा देंगे, प्लस 6 9 54y, सबके बटे में क्या है? 11 -5y बराबर -3। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो भिन्न का घटाना बन गया। इसके बटे में 1 मान लीजिए, दोनों का लसा निकाल दीजिए। लसा आएगा 11। 11 से 11 में भाग करेंगे, एक बार भाग जाएगी
और 1 से गुणा करेंगे तो सेम यही संख्या मिल जाएगी। तो -24 + 54y माइनस, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 से 11 में भाग करेंगे तो 11 बार भाग जाएगी, 11 का 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 55। तो 11 × 5 = 55y बराबर -3। तो अब ध्यान दीजिए 55y में से 54y जाएगा तो -24 - 1y, 55 में से 54 जाएगा, एक ही तो बचेगा माइनस में, बराबर। अब ध्यान दीजिए 11 यहाँ भाग कर रहा है तो बराबर के उधर जाएगा तो गुणा करेगा, 11 × 33, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा -y बराबर, y में 1 का गुणा करेंगे y ही आएगा, क्योंकि नियम है किसी संख्या में 1 से गुणा या भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो -33 बराबर के इधर -24, उधर जाएगा तो +24 हो जाएगा। -y बराबर 33 में से 24 घटाइए, 13 में से 4 गया 9, 2 में से 2 गया 0। 33 बड़ा है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस से माइनस कट गया, y का मान 9 आ चुका है, y का मान 9 आ चुका है। तो जो y की वैल्यू है ये अचर पद है, इसमें कोई चर नहीं है। तो जब y का मान कांस्टेंट आ जाए, अचर पद के रूप में आ जाए, तो आप y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो मैं बगल में सॉल्व कर देता हूं। y का मान 9 निकल गया है, अब y का मान रखेंगे, मान 9 आ चुका है। अब y का मान किसी समीकरण में रख देते हैं तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? ये है 11x माइनस 9y बराबर -4। y के जगह 9 रख देना है। हमारा x का मान 11x माइनस 9y बराबर -4। 11x माइनस 9, इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह, y की वैल्यू 9 रख दीजिए बराबर -4। 11x माइनस 9 81 बराबर -4। 11x बराबर -4। ध्यान दीजिएगा बराबर के इधर -81, उधर जाकर +81 हो जाएगा। तो x बराबर 81 में से 4 जाएगा 77 बचेगा। 11 यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ आके भाग करेगा, x बराबर 11 × 77। तो फाइनली x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू 9 आ गई। हमने भिन्न को क्या माना था? हमने भिन्न को क्या माना था? भिन्न को हमने x/y माना था, यही तो माना था।
हमने जो भिन्न मानी थी कि भिन्न का अंश यक्स है और हर वाई है, यक्स का मान रख दीजिए 7/, वाई का मान रख दीजिए 9। तो ये आपका आंसर हो चुका है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग आंसर को चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो हमारी भिन्न क्या आई है 7/9। अब देखिए कि जो हमारा आंसर आया है क्या वो प्रश्न के कंडीशन को पूरा कर पा रहा है। तो प्रश्न में कहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। आइए इसमें जोड़िए, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा, बटे 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। पहला कंडीशन पूरा हो गया। अगले कंडीशन में क्या कहा, यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। भिन्न क्या आया 7/9, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने के लिए कह रहा है, तो कह रहा है कि भिन्न 5/6 हो जाती है। आइए देखते हैं, 7 3 10/9 3 12 बराबर 5/6। आप कहेंगे सर ये तो गलत लग रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, ये बराबर ही आ रहा है। 2 5 10 और 2 6 का 12, 5/6 बराबर 5/6। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। या तो हमने जो 2 समीकरण बनाया है, अगर उन दोनों समीकरणों में आप x और y का मान रख देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी। आइए मैं आपको मान रख के दिखा देता हूं। 11 गुणे x का मान रखेंगे 7, 11 7 77 माइनस y का मान 9, तो 9 81, 77 में से 81 जाएगा, -4 बचेगा और उधर भी -4 है। तो ऐसे आप वैल्यू रखिए, समीकरण में मान रखिए, चाहे प्रश्न के कंडीशन को पूरा कीजिए, हमारा आंसर प्रश्न को संतुष्ट करना चाहिए। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये तो मैंने आंसर को चेक किया है, तो इसे नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पूरा प्रश्न है और इसका आंसर हमने लगा दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। पांच वर्ष बाद जैकब की आयु, ये तीसरे का 6वां प्रश्न है। बाकी प्रश्नावली 3.2 का तीसरे का 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन हम लोग
लगा चुके हैं। ये 6वां क्वेश्चन आपकी बोर्ड पे लिखा हुआ है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो आप अब जैकब की आयु के बारे में कहा है कि 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। क्या आपको जैकब की वर्तमान आयु पता है? नहीं पता है। क्या आपको उसके पुत्र की वर्तमान आयु पता है? नहीं पता है। जब हमें वर्तमान की जानकारी होगी तभी तो हम 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पहले आ पाएंगे। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन हो कि 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी, तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हमें वर्तमान आयु को पता करना होता है। तो न तो इस प्रश्न में हमें जैकब की वर्तमान आयु पता है और न ही उसके पुत्र की वर्तमान आयु पता है। तो जो चीज नहीं पता होती है उसे ही तो यक्ष या वाई माना जाता है। तो यहां पर हम लोग मानेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु x, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y। जो चीज नहीं पता होती है उसे ही x या y माना जाता है। अब हमने वर्तमान आयु को मान लिया तो अब हर प्रकार के क्वेश्चन प्रश्नानुसार सॉल्व हो जाएंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब प्रश्न में क्या कहा है? 5 वर्ष बाद, ये है जैकब की वर्तमान आयु और ये है उसके पुत्र की वर्तमान आयु। 5 वर्ष बाद मतलब 5 साल आगे की बात कर रहा है। और जब हमें 5 वर्ष आगे जाना होगा तो हमें वर्तमान आयु में 5 वर्ष जोड़ना होगा। तो यक्ष जो जैकब की वर्तमान आयु है ये भी 5 वर्ष आगे जाएगी और उसका पुत्र भी 5 वर्ष आगे जाएगा। अब प्रश्न को आगे पढ़िए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद हमने दोनों को 5 वर्ष बढ़ा दिया। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब जैकब को 3 गुना कह रहा है। अगर हम इसके अपोजिट इसके पुत्र को 3 गुना कर देंगे तो समीकरण बराबर हो जाएगा। क्योंकि समीकरण को बैलेंस करने का ये नियम है कि जिसको जितना गुना कहता है उसके अपोजिट साइड में अगर उतना गुना कर दिया जाए तो समीकरण बैलेंस हो जाता है। x + 5 बराबर 1 बार 3 का गुणा y में होगा, 1 बार 3 का गुणा 5 में होगा।
यही तो कोष्टक खोलने का नियम है। 3y प्लस 3 पचे 15, चर संख्या को एक तरफ और अचर संख्या को एक तरफ, बराबर के उधर प्लस 3y, इधर आकर माइनस 3y हो जाएगा। ये 15 यहां पर सेम टू सेम हमने लिख दिया, बराबर के इधर प्लस 5, उधर जाकर माइनस 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा, ये 10 बचेगा। और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब आइए प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। आगे प्रश्न में कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो हमें 5 वर्ष आगे जाना हो या हमें 5 वर्ष पीछे आना हो, हम कहां से आएंगे? वर्तमान आयु से। अगर 5 वर्ष आगे की बात कर रहा है तो वर्तमान में 5 जोड़ देंगे। अगर 6 वर्ष आगे की बात कर रहा है तो वर्तमान आयु में 6 जोड़ देंगे। और अगर 5 वर्ष पीछे की बात कर रहा है तो वर्तमान आयु में से 5 माइनस कर देंगे, तो वो 5 वर्ष पहले की बात हो जाएगी। तो यहां प्रश्न में क्या कहा है? यहां कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 साल पहले की बात चल रही है। तो वर्तमान आयु है x और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y। तो 5 साल पहले जाना है तो जैकब की आयु से 5 वर्ष घटा दिए, उसके पुत्र की आयु से भी 5 वर्ष घटा दिए, क्योंकि जो भी चेंजिंग होगा वो दोनों पक्ष में होगा। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, दोनों 5 वर्ष पूर्व हो गए। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब जैकब को 7 गुना कह रहा है। अगर हम इसके अपोजिट इसके पुत्र को 7 गुना कर देंगे तो समीकरण बराबर हो जाएगा। तो x माइनस 5 बराबर ये 7y माइनस 7 पचे 35 हो जाएगा। चर संख्या को एक तरफ और अचर संख्या को एक तरफ। 7y प्लस में है तो इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। ये माइनस 35 एज इट इज नोट है, बराबर के इधर प्लस माइनस 5, उधर जाएगा तो प्लस 5। x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 जाएगा माइनस 30। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब नीचे जगह कम है तो मैं यहां बगल में सॉल्व कर दे। क्या है समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 10। x माइनस 3y बराबर 10। ये है समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 हमने क्या बनाया? x माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रतिस्थापन विधि यही कहती है किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर उसके अगले वाले समीकरण में रखा जाता है। रुक जाइए। तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है?
x माइनस 3y बराबर 10। सालू मारेंगे हम किसी दिन। चलिए यहां से वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से x का मान निकालिए, x बराबर 10 बराबर के इधर माइनस 3y, उधर जाकर प्लस 3y। अब x का मान आपने समीकरण 1 से निकाला है, तो इसे समीकरण 2 में रखा जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान दीजिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है आपका? ये है x माइनस 7y बराबर माइनस 30। कुछ नहीं करना है, बस जहां पर x दिख रहा है वहां 10 प्लस 3y लिख देना है। तो x के जगह हम लोग क्या लिख देंगे? 10 प्लस 3y। x का मान हमने रख दिया माइनस 7y है बराबर माइनस 30। बस x का मान रखा है और बाकी सब सेम टू सेम एज इट इज नोट कर दिया है। तो 10, 7 में से 3 जाएगा माइनस 4y, क्योंकि 7 बड़ा है और इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा है, बराबर माइनस का 30, माइनस 4y बराबर माइनस 30, बराबर के इधर प्लस का 10, उधर जाकर माइनस का 10। तो माइनस 4y बराबर माइनस 30 और माइनस 10 माइनस 40 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 4 एक कम 4, 4 दहा में 40, y का मान 10 आ चुका है। अब y का मान जो है ये एक कांस्टेंट आया है, मतलब y की जो वैल्यू है ये एक अचर संख्या है। तो इसे आप दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। बस प्रतिस्थापन विधि में एक ही बात का विशेष ध्यान रखना है कि शुरुआत में जिस समीकरण से मान निकालेंगे उस समीकरण में मान नहीं रखेंगे, बल्कि उसके अगले वाले समीकरण में मान रखेंगे। अगर आपने समीकरण 2 से मान निकाला है, अगर शुरुआत में प्रतिस्थापन विधि में आपने समीकरण 2 से मान निकाला है तो समीकरण 1 में रखेंगे, और अगर आपने समीकरण 1 से मान निकाला है तो समीकरण 2 में रखेंगे। y बराबर 10। अब y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो चलिए मैं यहां पे y का मान रख देता हूं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर 10। अब जहां y दिख रहा है वहां पे हमें 10 रख देना है, क्योंकि हमने y का मान 10 निकाल लिया है। तो x माइनस 3, इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह। y की वैल्यू कितना निकाला है? 10, तो 10 रख देंगे बराबर 10। x माइनस 3 दहा में 30 बराबर 10। तो x बराबर 10 बराबर के इधर माइनस 30, उधर जाकर प्लस 30, तो x बराबर 40 हो गया। तो हमने x का मान 40 निकाला है और y का मान 10 निकाला है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब कि उनकी वर्तमान आयु क्या है? जैकब की वर्तमान आयु 40 है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 है। अब आइए उत्तर की जांच करते हैं कि क्या हमने जो प्रश्न हल किया है क्या उसका उत्तर सही आया है।
तो प्रश्न में कहा था 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब 3 गुना होना चाहिए। आइए 5 बढ़ा लेते हैं। 40 में 5 जोड़िए 45, 10 में 5 जोड़िए 15। तो जैकब अपने पुत्र का 3 गुना है। हाँ, क्योंकि अगर 15 में 3 से गुणा करेंगे तो जैकब की आयु मिल जाएगी। तो प्रश्न के शर्तों को हमारा आंसर संतुष्ट कर रहा है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल सही है। आप इसे नोट कर लीजिए।